बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है अबाउट लेजर्स। ये लेजर्स क्या होती हैं? ये आम बल्ब से, आम डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइट से किस तरह से डिफरेंट होती है, इनके अंदर क्या कंस्ट्रक्शन होती है, क्या वर्किंग होती है, लेजिंग एक्शन किस तरह से अचीव किया जा सकता है, ये सारी बातें हम जानेंगे आज के लेक्चर में। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, लेजर एक ऐसी चीज है जो हमें बचपन से बहुत फैसिनेट करती है, अपील करती है। यही वजह है कि हर बच्चे का ख्वाब होता है कि वो इस तरह के लेजर पॉइंटर्स जो है वो खरीद सकें और इससे खेल सकें। जब आप लेजर को यूज करते तो आप लोगों ने देखा होगा कि लेजर से निकलने वाली जो लाइट है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट बीम की फॉर्म में चलती है, और ये लाइट जो है वो बिल्कुल प्योर सिंगल कलर की होती है, व्हाइट कलर की नहीं होती, या ये ग्रीन होगी या रेड होगी, कोई प्योर कलर होगा। और हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास लाइट है ये काफी ज्यादा इंटेंस होती है। इस वजह से अक्सर कहा जाता है कि आपने लेजर लाइट के जो सोर्स है उसकी तरफ नहीं देखना। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास लेजर है, आप देख रहे हैं कि हमारी ऑर्डिनरी लाइट की जो सोर्सेज हैं जैसे कि आम बल्ब है उससे डिफरेंट है। आम बल्ब में आप देखते हैं कि लाइट जो है वो हर डायरेक्शन में एमिट हो रही होती है, यानी कि लाइट की जो एमिशन है वो रैंडम है। लेकिन आप यहां पर देख रहे हैं कि लेजर के अंदर बीम ये बता रही है कि जो भी फोटॉन्स निकल रहे हैं वो सब के सब इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। यानी कि हम देख सकते हैं कि इस बीम के अंदर फोटॉन्स की तादाद बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि ये बीम बहुत ज्यादा इंटेंस होती है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये सारे फोटॉन्स एक प्योर कलर से बिलोंग करते होंगे, या प्योर रेड होंगे या प्योर ग्रीन होंगे। यानी ये जो लाइट है लेजर से निकलने वाली, ये मोनोक्रोमैटिक लाइट है। इसी तरह से आप ये भी देख रहे हैं कि फोटॉन्स जो यहां पर लेजर के अंदर से निकल रहे हैं वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बल्ब की तरह रैंडम डायरेक्शंस में एमिट नहीं हो रहे हैं, बल्कि यूनी डायरेक्शनल हैं। और फिर हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो फोटॉन्स हैं ये कोहेरेंट हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो चारों प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को बताई हैं, ये वो खास प्रॉपर्टीज हैं जो लेजर को बाकी सोर्सेज ऑफ लाइट से, जैसे कि बल्ब वगैरह से जुदा करती है। तो यही हमारे पास बेसिकली लेजर लाइट की खासियत है। तो लेजर किस लिए यूज होती है भाई? लेजर के बारे में दो बातें बताऊंगा आपको। तो पहली बात यह है कि लेजर क्यों यूज होती है। तो याद रखिएगा बच्चों, लेजर्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस इंटेंस मोनोक्रोमैटिक यूनिडायरेक्शनल एंड कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट। तो अगर आप चाहते हैं कि लाइट में ये चार बातें हों, लाइट बहुत इंटेंस हो, प्योर एक कलर की हो, एक ही डायरेक्शन में जा रही हो, रैंडम डायरेक्शन में ना जा रही हो, और कोहेरेंट हो, तो फिर आप चाहेंगे कि आपके पास बल्ब नहीं बल्कि आपको लेजर की जरूरत है। अब स्टूडेंट्स, लेजर के बारे में दूसरी बात जो मैंने आपको बतानी है वो थोड़ी देर बाद बताता हूं, लेकिन अभी मैं आप लोगों को यह बता दूं कि लेजर को समझने के लिए आपको दो टर्म्स आज समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट दो टर्म्स हैं, और वो हैं नंबर वन, stimulated emission, दूसरी टर्म है पॉपुलेशन इन्वर्जन। ये वो दो प्रोसेस हैं जिनके बगैर लेजिंग एक्शन हो ही नहीं सकता, लेजर लाइट बन ही नहीं सकती। तो याद रखिएगा, मैं कह सकता हूं ये क्या है दोनों, ये दोनों ये नेसेसरी प्रोसेस है फॉर लेजिंग एक्शन। अगर आप लेजर बनाना चाहते हैं तो ये दो प्रोसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए, इनके बगैर लेजिंग एक्शन यानी कि लेजर नहीं बन सकती। और वो क्या है? स्टिमुलेटेड एमिशन और पॉपुलेशन इन्वर्जन। अब ये दोनों को डिस्कस करूंगा, लेकिन
मैंने ये नहीं बोला कि मैं आज यही 2 टर्म्स पढ़ाऊंगा, नहीं, टर्म्स हमने बहुत सी पढ़नी है, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूं कि लेजर बनाने के लिए ये 2 प्रोसेस जरूरी है। अभी आप देखेंगे कि ये दोनों प्रोसेस जरूरी क्यों है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात समझाता जाऊं। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो डिफरेंट ऑर्बिट्स में रह सकते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन सबसे करीब तरीन ऑर्बिट में हो तो हम कहते हैं कि ये इस वक्त ग्राउंड स्टेट में है। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, इससे ऊपर भी ऑर्बिट एग्जिस्ट करते हैं लेकिन उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, उसे हम कहते हैं ये एक्साइटेड स्टेट में है। अगर मैं एक फोटोन जिसकी एनर्जी एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर हो, इस इलेक्ट्रॉन की तरफ फेंकूं तो देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन जो है वो उसको एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन अब एक्साइटेड स्टेट में है, इसका मतलब यह है दैट नाउ इलेक्ट्रॉन हैज मोर एनर्जी। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम का पार्ट है, तो अगर इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी है तो फिर मुझे यह भी कहना चाहिए कि एटम हैज मोर एनर्जी। तो ये एक ही बात है अगर मैं कह दूं इलेक्ट्रॉन हैज मोर एनर्जी या एटम हैज मोर एनर्जी। तो इस वजह से जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होता है तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है तो हम कहते हैं एटम की एनर्जी कम होती है। तो मैं ग्राफ के ऊपर अगर वाई एक्सिस में एनर्जी आपके सामने बनाऊं तो इस वक्त क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है तो एटम को मैं बोलूंगा वो ग्राउंड स्टेट में है, तो एटम इस वक्त कम एनर्जी रखता है। सपोज कि एनर्जी है उसकी E1, तो मैं एटम को E1 एनर्जी पर दिखाऊंगा आपको। ये एटम दिखाया, इलेक्ट्रॉन नहीं। और फिर जब फोटोन एब्जॉर्ब करेगा तो फोटोन एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट पर या एक्साइटेड स्टेट पर चला जाएगा। अब ट्रांजिशन किसने की, ऊपर कौन गया, वो तो इलेक्ट्रॉन गया। एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ी है लेकिन एटम की भी तो एनर्जी बढ़ गई क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज द पार्ट ऑफ एटम। तो इस सूरत में मैं कहूंगा कि अब एटम की एनर्जी E1 से बढ़कर E2 होगी है। तो अब मैं आपको एटम को यहां पर शो करूंगा। अब बच्चे समझते हैं कि एटम ने ट्रांजिशन किया, नहीं स्टूडेंट्स, ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन कर रहा है। ये जो ग्राफ के ऊपर मैं दिखा रहा हूं ये रियलिटी नहीं है, ये ग्राफ है, ये मैं इस सिचुएशन को ग्राफ के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो याद रखिएगा हमारे पास जब इस तरह का ग्राफ बने तो मैं आपको एटम को जब ऊपर बनाकर दिखाऊं तो ये ना समझिए कि एटम एक्साइट होकर ऊपर चला गया, नहीं। एक्चुअली में प्रोसेस ये होता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है। ये तो जस्ट ग्राफ के ऊपर मैं एटम को एनर्जी वाइज ऊपर बनाता हूं क्योंकि वाई एक्सिस पर एनर्जी है। इस बात को याद रखना है आप लोगों ने। नाउ स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि वही हमारे पास ग्राफ जो है वो मैं आप लोगों के सामने कई जगहों पर बनाऊंगा। ये इस वक्त E1 है, ग्राउंड स्टेट है, ये E2 है, एक्साइटेड स्टेट है। और एटम जो है, बहुत से एटम्स में से एक एटम मैं आपको दिखा रहा हूं वो इस वक्त ग्राउंड स्टेट में है। इसका मतलब क्या है कि उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट में है। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर मैं एक फोटोन, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, एक फोटोन जो कि इतने डिफरेंस की एनर्जी का हो, यानी E2 माइनस E1 एनर्जी का हो, इस पर बम्बार्ड करूं तो ये इसको एब्जॉर्ब करेगा और इसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन इसको एब्जॉर्ब करेगा, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। तो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा तो हम कह सकते हैं कि एटम एक्साइट हो गया। और ग्राफ के ऊपर मैं आपके सामने दिखा सकता हूं कि एटम यहां से ग्राफ के ऊपर कम एनर्जी वाली जगह से कहां चला गया, ज्यादा एनर्जी वाली जगह पर। तो इसे हम कहते हैं कि एटम क्या हो गया, एक्साइट हो गया। अब स्टूडेंट्स बात यह है कि एटम कैसे एक्साइट हुआ। डेफिनेटली उसने एक फोटोन एब्जॉर्ब किया। तो इस प्रोसेस को मुझे क्या कहना चाहिए, एब्जॉर्प्शन कहना चाहिए। और देखिए मैंने कहा भी है, तो एब्जॉर्प्शन तो है। लेकिन स्टूडेंट्स क्या खुद ब खुद वो एक्साइट हो गया, नहीं, खुद ब खुद एक्साइट नहीं हुआ, बल्कि मैंने उसको फोटोन बम्बार्ड करके मजबूर किया कि वो एक्साइट हो जाए। जब मैं मजबूर करता हूं, मैं इन्फ्लुएंस करता हूं उसको, मैं उसको स्टिमुलेट करता हूं, उसको इंड्यूस करता हूं, तो फिर मैं वर्ड लगाऊंगा स्टिमुलेटेड, या इसके लिए एक और वर्ड यूज हो सकता है इंड्यूस्ड। स्टिमुलेटेड का मतलब है मैं किसी को उकसा रहा हूं कि वो एक्साइटेड हो जाए। तो फिर यहां एब्जॉर्प्शन हुई और मेरे उकसाने पर हुई, तो हम कहेंगे स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। तो ये है पहला प्रोसेस जो आपको पता होना चाहिए कि स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एक एटम ग्राउंड स्टेट में एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट पर चला जाता है। तो व्हाट हैपेंड इन स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, इन स्टिमुलेटेड, जिसका दूसरा नाम इंड्यूस भी हो सकता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है जी, एटम एब्जॉर्ब्स a photon and
मूव टू एक्साइटेड स्टेट। लेकिन याद रखिएगा, मैं कह तो एटम के लिए रहा हूं, लेकिन एक्चुअली में वो कौन है जो एब्जॉर्ब कर रहा है फोटोन? एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन। और मैं कह तो रहा हूं कि एटम एक्साइटेड स्टेट में मूव कर गया, ये चला गया, लेकिन एक्चुअली वो एटम के अंदर कौन है जो एक्साइटेड स्टेट में चला गया? वो इलेक्ट्रॉन है। लेकिन क्योंकि वही बातें मैं एटम पर अप्लाई कर सकता हूं, इसलिए मैंने लिख दिया। ये है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। अब एटम कहां पहुंच चुका है? अब एटम पहुंच चुका है एक्साइटेड स्टेट में, जहां उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसने वो एनर्जी, वो जो फोटोन था, वो एब्जॉर्ब किया हुआ है। अब स्टूडेंट्स, यहां आकर ये क्या करेगा? इसके लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन से आगे दो तरफ मैंने दो हेडिंग्स दी हैं। ये वो दो पॉसिबिलिटीज हैं जो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन के बाद हो सकती हैं। यानी कि एक दफा एटम जब एक्साइट हो जाए तो वो दो काम कर सकता है। पहला काम वो क्या करेगा? पहला काम ये करेगा कि थोड़ी देर बाद वो खुद ब खुद वापस वो जो फोटोन उसने एब्जॉर्ब किया था रिलीज कर देगा किसी भी रैंडम डायरेक्शन में, और डेफिनेटली उसकी एनर्जी उतनी ही होगी जितना इनका डिफरेंस है, E2 माइनस E1। तो इसने वो फोटोन एब्जॉर्ब कर दिया, और फोटोन एब्जॉर्ब करके वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, और यहां से मैं अब इसको यहां पर हटा रहा हूं, तो यहां से यहां पर आ गया वापस ग्राउंड स्टेट में। और उसने फोटोन किसी भी रैंडम डायरेक्शन में, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी रैंडम डायरेक्शन में एमिट कर देगा। अब स्टूडेंट्स, ये डायरेक्शन कोई भी हो सकती है। आप बताएं इस प्रोसेस को क्या कहना चाहिए? एब्जॉर्प्शन के एमिशन? आप फौरन कहेंगे सर फोटोन एमिट हो रहा था, एमिशन ही कहेंगे। फिर मैं अगर आपसे पूछूं, चले एमिशन कह दिया, क्या ये खुद ब खुद हुआ या यहां भी मैंने कुछ किया? आप कहेंगे सर यहां तो आपने कुछ नहीं किया, उसने जो फोटोन एब्जॉर्ब किया था उसने खुद ब खुद एमिट कर दिया। खुद ब खुद के लिए स्टिमुलेट तो नहीं कह सकता मैं, खुद ब खुद के लिए वर्ड यूज करूंगा स्पॉन्टेनियस। तो ये क्या है? स्पॉन्टेनियस एमिशन है। वो जो फोटोन उसने एब्जॉर्ब किया खुद ब खुद किसी भी रैंडम डायरेक्शन में एमिट कर देगा। तो इसमें क्या हो रहा है स्पॉन्टेनियस एमिशन में? इन spontaneous emission, atom emits a photon किसी खास डायरेक्शन में? नहीं, कोई खास डायरेक्शन नहीं, जहां उसका दिल करेगा उस डायरेक्शन में कर सकता है। A photon in any random direction, किसी भी डायरेक्शन में कर सकता है। In any random डायरेक्शन, ठीक है। फोटोन किसी भी रैंडम डायरेक्शन में एमिट करेगा, और क्या करेगा? जब फोटोन एमिट कर दिया तो फिर ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा एंड मूव टू ग्राउंड स्टेट। स्टूडेंट्स, फोटोन निकला, क्या ये प्रोसेस लेजर बन सकता है? अब मसला क्या है इस प्रोसेस में? इस प्रोसेस में मसला क्या है? जो आपका फोटोन एमिट हो रहा है वो रैंडम डायरेक्शन में एमिट हो रहा है। अगर मेरे पास ये काम बहुत से एटम्स करें, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक सैंपल है जिसमें बहुत से एटम्स हैं, ये सारे एक्साइटेड हैं, अचानक से सारों ने स्पॉन्टेनियसली एमिट करा फोटोन, तो जैसे ही स्पॉन्टेनियस एमिशन होगी, क्योंकि फोटोन ने रैंडम डायरेक्शन में निकलना है, तो किसी का फोटोन किसी डायरेक्शन में, किसी का फोटोन किसी डायरेक्शन में। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि हमारे पास लाइट हर डायरेक्शन में निकलेगी, और यह प्रोसेस, इसका मतलब लेजर तो नहीं हो सकता। फिर यह प्रोसेस क्या है? यह वो प्रोसेस है जो आपके बल्ब्स में यूज हो रहा होता है। तो बल्ब में क्या होता है? बल्ब में हर डायरेक्शन में लाइट एमिट हो रही होती है। उसकी वजह क्या है? बल्ब के अंदर स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रहा होता है। इसका मतलब स्पॉन्टेनियस एमिशन लेजर प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अब स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन के बाद एक चांस तो यह होता है कि स्पॉन्टेनियसली एमिट कर दे फोटोन, लेकिन उससे लेजर नहीं बनती। स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन से दूसरा पॉसिबिलिटी यह है, आइए इसको स्टडी करते हैं। अब फिर से याद करें कि एब्जॉर्प्शन में उसने फोटोन एब्जॉर्ब किया और कहां जा चुका है? एक्साइटेड में। तो एक्साइटेड में होगा तो दो काम हो सकते हैं। पहला काम यह खुद ब खुद नीचे आ जाए और किसी भी डायरेक्शन में फोटोन एमिट कर दे, ये मैंने पढ़ा दिया। एक काम यह हो सकता है कि अभी
ये नीचे आने के लिए रेडी हो रहा है, उस दौरान मैंने एक फोटोन E2 माइनस E1 एनर्जी का इस पर फेंका। अब क्योंकि वो ऑलरेडी नीचे आ रहा था, तो नीचे आते हुए उसने वो फोटोन जो उसने एब्जॉर्ब किया था, जो यहां उसने एमिट किया, वो यहां भी एमिट करेगा। लेकिन क्योंकि एक फोटोन मैं भी उसकी तरफ फेंक चुका हूं, तो जो फोटोन उसने एमिट करना है वो फिर इसी की डायरेक्शन में ही एमिट होगा। आप यूं समझ लें जैसे ये फोटोन उस फोटोन को साथ लेता हुआ चलेगा। तो हमारे पास ये फोटोन, एक फोटोन जो इसके ग्राउंड स्टेट पर आने की वजह से एमिट हुआ, और एक फोटोन जो मैंने फेंका, वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे, यानी सेम डायरेक्शनल है। तो यूनी डायरेक्शनल कह दूं, तो यूनी डायरेक्शनल हो गए। और जब ये यूनी डायरेक्शनल होंगे, मोनोक्रोमैटिक तो है ही, क्योंकि साथ साथ चल रहे हैं, तो आप कोहेरेंट भी कह लें। कोहेरेंट को मैं ज्यादा डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि कोहेरेंट को मैंने चैप्टर 9 फर्स्ट ईयर में बड़ी डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपको समझना हो तो वहां पर देखें। अब यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास फोटोन फिर से एमिट हुआ, जैसे यहां एमिट हुआ था। लेकिन क्या एमिशन तो मैं बोलूंगा, लेकिन क्या मैं इसको स्पॉन्टेनियस एमिशन बोलूंगा? नहीं। आप कहेंगे सर यहां तो आपने भी एक फोटोन फेंका है, आपने भी उसको स्टिमुलेट किया है, आप उस पर असरअंदाज हुए, तो इसे एमिशन तो बोलेंगे लेकिन स्टिमुलेटेड एमिशन बोलेंगे। तो यहां पर स्टिमुलेटेड एमिशन के नतीजे में आपके पास एक ही डायरेक्शन में दो फोटॉन्स जाते हुए नजर आ रहे हैं। आपने यूनिडायरेक्शनल, मोनोक्रोमैटिक और कोहेरेंट फोटॉन्स बना लिए। यूनिडायरेक्शनल, मोनोक्रोमैटिक और कोहेरेंट फोटॉन्स बना लिए, जो कि किसकी जरूरत है? वो तो लेजर के लिए जरूरी है। इसका मतलब लेजर बनाने के लिए वो कौन सा प्रोसेस है जो आपको एक ही डायरेक्शन में चलते हुए फोटॉन्स दे सकता है? वो ये वाला प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस? स्टिमुलेटेड एमिशन। और जब आपके पास दो फोटॉन्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो याद रखिएगा लाइट की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी, एम्पलीफाई हो जाएगी लाइट, इसे हम बोलते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक फोटॉन अगर अकेला हो तो आप देख रहे हैं इसकी ब्राइटनेस कुछ इतनी है, लेकिन अगर यहां पर एक और फोटॉन हो तो उसकी भी ब्राइटनेस ऐसी होगी। लेकिन जब ये दोनों फोटॉन्स मिलेंगे तो एम्पलीफाई हो जाएंगे ये, और एम्पलीफाई होकर आप देख रहे हैं ब्राइटनेस बढ़ गई है। मैं इस प्रोसेस को क्या कहूंगा? व्हाट इज हैपनिंग इन दिस प्रोसेस? मैं कहूंगा कि इसमें लाइट एम्पलीफिकेशन हो रही है, लाइट एम्पलीफाई हो रही है। किस प्रोसेस के जरिए? लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन। किसकी एमिशन हो रही है? रेडिएशंस एमिट हो रही हैं। तो लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये पूरी जो लाइन बनी है, जो सेंटेंस बना है, अगर आप इसका पहला वर्ड हटा लें तो आप देखें ये क्या बन गया? ये तो बन गया लेजर। लफ्ज का, हर हर्फ का एक मतलब बनता है, हर अल्फाबेट का, और वो क्या है? याद रखना, इसका एक्रोनिम क्या है? लाइट एम्पलीफिकेशन। लाइट को एम्पलीफाई करना किस प्रोसेस के जरिए? इस प्रोसेस के जरिए, यानी लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो स्टूडेंट्स ये है लेजर। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, आप सोच भी रहे होंगे कि लेजर बन गई है, लेकिन एक मसला है। कितने फोटॉन्स मिले? दो फोटॉन। जो लेजर बीम मैंने आपको स्टार्ट में दिखाई, आप देख रहे हैं उसमें तो हमारे पास ढेरों फोटॉन्स हैं। इसका मतलब यहां पर हम लोगों ने दो फोटॉन्स को तो एक ही डायरेक्शन में अचीव किया, लेकिन हजारों लाखों करोड़ों फोटॉन को एक ही डायरेक्शन में कैसे अचीव करेंगे? इसके लिए मैंने आपको बोला कि आज दो प्रोसेस पढ़ने, पहला तो पढ़ लिया, तो अब हम पढ़ेंगे दूसरा प्रोसेस। आप सोच रहे होंगे कि इसको हम किस तरह से अचीव कर सकते, तो आपके आइडिया को भी अब मैं डिस्कस करता हूं नेक्स्ट बोर्ड पर। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या देखा कि अगर हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में
एक एटम मौजूद हो और वो अपना फोटोन एमिट करके डी एक्साइट होने वाला हो और हम एक और फोटोन फेंक दे, तो आप देखेंगे कि जब वो डी एक्साइट होगा तो उसका एमिट करदा फोटोन जो है वो हमारे फोटोन के साथ एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। हेंस वी हैव अचीव्ड टू फोटोन्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शनल या टू यूनिक डायरेक्शनल फोटोन्स। लेकिन स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि लेजर बीम के अंदर दो नहीं बल्कि बेतहाशा फोटॉन्स हैं जो सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे। तो बेतहाशा फोटॉन्स हम कैसे लेंगे? अब आप सोच रहे होंगे कि यार अगर एक एटम दो फोटॉन्स दे रहा है तो अगर हम इसी चीज को बहुत से एटम्स पर इकट्ठे इंप्लीमेंट कर दें तो फिर हमारे पास अगर बहुत से एटम्स एक्साइटेड स्टेट में हो, एक नहीं बल्कि बहुत से एटम्स, और फिर हम उन पर फोटॉन्स बम्बार्ड करें और वो डी एक्साइट हों और वो सारे फोटॉन्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो अब हमारे पास बहुत से फोटॉन्स आ तो गए। इसका मतलब हमारे पास बहुत से फोटॉन्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में अचीव करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बज़ाहिर ऐसा लग तो रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं इतने ज्यादा फोटॉन्स एक ही डायरेक्शन में लेने के लिए बहुत से एटम्स एक्साइटेड स्टेट में होना जरूरी है। यानी आप यूं देखें कि बहुत से एटम से मुराद है कि ग्राउंड स्टेट से कम एटम एक्साइटेड स्टेट में है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। ये तो ऐसे ही है जैसे आप देखें कि दुनिया में बहुत कम गरीब लोग हों और अचानक से बाकी सारे लोग अमीर हो जाएं। ये तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता। नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली ये होता है कि बहुत से गरीब होते हैं और चंद एक अमीर होते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। याद रखिएगा, जब आप किसी भी एटम के सैंपल को स्टडी करते हैं तो असल हालत ये होती है उस सैंपल की कि उसमें बहुत से एटम ग्राउंड स्टेट में होते हैं जिनके पास एनर्जी बहुत कम होती है, गरीब कह लें आप उन्हें, और कुछ ऐसे चंद एटम्स होते हैं जो हमारे पास किसी भी वक्त एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। यानी मैं कह सकता हूं एटम की आबादी जो है उसका ज्यादातर हिस्सा नॉर्मल हालात में, उसका ज्यादातर हिस्सा जो है वो गरीब है ग्राउंड स्टेट में, और बहुत थोड़े एटम्स ऐसे हैं जो एक्साइटेड स्टेट में है यानी कि अमीर हैं। ये है नॉर्मल हालात में एटम की आबादी की तकसीम। तो मैं कह सकता हूं कि ये नॉर्मल पॉपुलेशन है। तो नॉर्मल पॉपुलेशन में क्या होता है? बहुत से एटम्स ग्राउंड स्टेट में होते हैं लेकिन चंद एक एटम्स जो है वो एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। जब चंद एटम एक्साइटेड स्टेट में होंगे तो फिर आपके पास बहुत से फोटॉन्स यूनिडायरेक्शनल नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब हमारे पास नॉर्मल पॉपुलेशन में तो लेजर एक्शन अचीव करना मुमकिन ही नहीं है। नॉर्मल पॉपुलेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? इसके अंदर जो हमारे पास ग्राउंड स्टेट एटम्स होते हैं वो तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू एक्साइटेड एटम्स। अगर आप चाहते हैं बहुत से फोटॉन्स तो फिर आपके पास बहुत से एटम एक्साइटेड में होने चाहिए, इतने कि ग्राउंड में कम हो जाए और एक्साइटेड स्टेट में एटम्स बहुत ज्यादा हो जाएं। फिर जब वो इकट्ठे डी एक्साइट होंगे फिर आपको बहुत से फोटॉन्स मिलेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स ये क्या आम हालत में होता है? नॉर्मल पॉपुलेशन तो ऐसी होती है कि जिसमें ज्यादातर गरीब होते हैं और कम अमीर, यानी ज्यादा ग्राउंड स्टेट में कम एक्साइटेड। हम क्या चाहते हैं? लेजर बनाने के लिए हम ये चाहते हैं कि पॉपुलेशन उलट जाए, इन्वर्ट हो जाए पॉपुलेशन। इन्वर्ट का क्या मतलब है? उल्ट जाना। यानी हम चाहते हैं कि ज्यादा एटम एक्साइटेड में हो और बहुत कम ग्राउंड में हो। इसे कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। फिर जाकर हमारी लेजर बनेगी। तो इसका मतलब नॉर्मल हालात में हम लेजिंग एक्शन क्यों नहीं अचीव कर सकते? क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं होती। तो याद रखिएगा पॉपुलेशन इन्वर्जन का क्या मतलब है? पॉपुलेशन को इन्वर्ट कर देना। यह सिचुएशन जो नॉर्मल हालात में उसको उल्टा देना, यानी कि कम एटम ग्राउंड में हो और बहुत से एटम्स एक्साइटेड में हो। तो नॉर्मल पॉपुलेशन के अलावा पॉपुलेशन इन्वर्जन में क्या होता है? पॉपुलेशन इन्वर्जन में एक्साइटेड एटम्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट। तो आम हालात ये हैं, हमें ये वाला हालात चाहिए। अब ये कैसे आएगा? बच्चे इसके बारे में ये सोचते हैं कि सर इसमें तो कोई इतने मसले वाली बात नहीं, बहुत से एटम ग्राउंड स्टेट में, आप सब पर फोटॉन फेंके, जब सब पर फोटॉन फेंकेंगे सब एक्साइटेड में चले जाएंगे तो पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गई। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें एक मसला है। मसला ये है कि ये जो एक्साइटेड स्टेट है ना, एक्साइटेड स्टेट में एटम ज्यादा देर रह नहीं सकता। एक्साइटेड का मतलब ही क्या होता है? एक्साइटेड का मतलब ही ये होता है जहां जिस हालत में आप ज्यादा देर ना रह सकें, तो हम कहते हैं ये एक्साइटेड स्टेट है। तो अगर आपने फोटॉन्स फेंके
अब फोटॉन सब एटम्स को एक साथ तो हिट करेंगे नहीं, कुछ एटम को पहले हिट कर जाएंगे तो वो एक्साइटेड में चले जाएंगे। अब जब बाकी एटम्स को हिट करेंगे और वो एक्साइटेड में जाने के लिए जा रहे होंगे तो उस वक्त जो एक्साइटेड में थे वो तो नीचे आना शुरू हो जाएंगे। अब अगर ये प्रोसेस इसी तरह से चलता रहे तो आप देखेंगे क्योंकि स्पॉन्टेनियसली एटम इतनी जल्दी वापस ग्राउंड में आ जाता है तो आपके पास कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी कि जिसमें हमारे पास सारे के सारे एटम्स जो हैं वो एक्साइटेड में हो और चंद एटम्स जो हैं वो ग्राउंड में हो। इसका मतलब पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करना इतना भी सिंपल नहीं है जितना हम सोचते हैं। उसकी वजह पता चल गई आप लोगों को, क्योंकि एक्साइटेड में एटम ज्यादा देर रह नहीं सकता। जब वो ज्यादा देर नहीं रह सकता तो आपके बाकी एटम्स अभी एक्साइटेड में पहुंचे नहीं होंगे कि एक्साइटेड से एटम ग्राउंड में आना शुरू हो जाएंगे। तो आप मुसलसल कोशिश कर रहे होंगे, फोटॉन्स मार मार के उनको दोबारा एक्साइट कर रहे होंगे, लेकिन कभी भी पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं आएगी, यानी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी जिसके अंदर ग्राउंड स्टेट पे एटम्स कम हो और एक्साइटेड स्टेट में एटम्स ज्यादा हो। तो डेप्थ समझें इस चीज की, मैं आपको सोचने पर मजबूर कर रहा हूं कि आपको खुद पता चले कि बेसिकली पॉपुलेशन इन्वर्जन इतनी आसान क्यों नहीं है। तो अब आपको पता चल गया। अब स्टूडेंट्स मैं आपको इसकी एक सिंपल एग्जांपल देता हूं पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करने के लिए। स्टूडेंट्स आप लोग किसी भी बारात के साथ जब जाते हैं तो आप लोग देखते हैं डिफरेंट जगहों से डिफरेंट गाड़ियां निकलती हैं, सारी गाड़ियां एक साथ तो नहीं चलती, फिर रश की वजह से कोई पीछे रह जाता है, कोई आगे रह जाता है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि मैरिज हॉल में सबने इकट्ठे पहुंचना होता है। अब सब डिफरेंट टाइम पर निकल रहे हैं, लेकिन मैरिज हॉल में सब इकट्ठे कैसे पहुंचेंगे? तो हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि भाई डायरेक्ट मैरिज हॉल में नहीं जाना, बल्कि दरमियान में आप किसी जगह स्टे करेंगे ताकि जब सारे वहां पहुंच जाए फिर सारे इकट्ठे चलें। ये जो जगह जहां आपने स्टे करना है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये वो जगह है जो सारे जो रैंडम लोग चले थे उनको दोबारा से यूनाइट कर दे। ऐसी ही एक जगह मुझे आज भी चाहिए ताकि एटम जो डिफरेंट टाइम में एक्साइट हो रहे हैं, मैं चाहता हूं कि कोई ऐसी जगह वो जहां थोड़ी देर के लिए रुकें, और जब वो थोड़ी देर के लिए रुकेंगे तो फिर सारे एटम्स उन गाड़ियों की तरह आहिस्ता आहिस्ता वहां जमा होना शुरू हो जाएंगे। जब सारे जमा हो जाएंगे तो मैं सबको फिर इकट्ठे ग्राउंड पर भेजूंगा। जैसे जब सारे जमा हो जाए गाड़ियों पर तो फिर हम मैरिज हॉल की तरफ जाते हैं। अगर ये आसान सी एग्जांपल आपको समझ में आ गई है तो फिर आगे का लेक्चर हमारे लिए आसान है। तो अब हम ये देखेंगे कि हाउ टू अचीव पॉपुलेशन इन्वर्जन। अभी तक हम लोगों ने देखा कि पॉपुलेशन इन्वर्जन है क्या और जरूरी क्यों है। जरूरी क्यों है? बहुत से फोटॉन्स चाहिए। है क्या? जब एक्साइटेड स्टेट में एटम्स की तादाद बहुत ज्यादा हो, ग्राउंड को छोड़कर सारे एक्साइटेड में जा चुके हो। लेकिन फिर हमने ये देखा कि इस स्टेट में आना इतना आसान नहीं है। लेकिन मैंने आप लोगों को वो बारात वाली एग्जांपल से समझाया कि इस स्टेट में आ सकते हैं अगर सारे एटम ये डिसाइड कर ले कि किसी जगह पर हमने स्टे करना है। अब स्टूडेंट्स यहां तक ये एग्जांपल आप लोग जहन में रखें। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि पॉपुलेशन इन्वर्जन कैसे अचीव करनी है। तो अब स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को एक टर्म बताने लगा हूं, मेटास्टेबल स्टेट। ये मेटास्टेबल स्टेट क्या है? अभी तक तो हम यही डिस्कस करते आ रहे हैं कि दो किस्म की स्टेट्स होती हैं। एक वो स्टेट होती है जिसे हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, मोस्ट स्टेबल स्टेट, ये मैंने आपके सामने शो किया। और एक वो स्टेट होती है जिसे हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, जिसको मैंने यहां E3 से रिप्रेजेंट किया। ये वो दो स्टेट्स हैं जिनके बारे में आप जानते हैं। लेकिन पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करने के लिए मैं एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा हूं, और वो नया कॉन्सेप्ट क्या है? वो है मेटास्टेबल स्टेट। अब ये तीनों स्टेट्स के बारे में अगर आप समझना चाहते हैं तो हम एक मैकेनिकल एग्जांपल लेकर चलते हैं। स्टूडेंट जरा इमेजिन करें कि मेरे पास एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक इस वक्त इस मेज के ऊपर बिल्कुल लोएस्ट पोजीशन पर है, यानी आप समझ लें कि ये बिल्कुल लेटा हुआ है। इस वक्त इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो मेज के बिल्कुल करीब तरीन है, यानी कि सबसे नीचे है इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस सूरत में हम कहते हैं जब किसी चीज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत नीचे हो तो वो बहुत स्टेबल होता है। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैक्सिमम नीचे है तो हम कहेंगे इट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ दिस ब्लॉक। इसे कहते हैं ग्राउंड स्टेट। तो यहां जो हमारे पास ग्राउंड स्टेट है बेसिकली वो एटम की वो स्टेट है जिसमें एटम की सूरत हाल बिल्कुल वैसी है जैसे उस ब्लॉक की है। जिस तरह से वो ब्लॉक सबसे लोएस्ट एनर्जी पर है और बिल्कुल स्टेबल है, यहां पर जब एटम्स ग्राउंड स्टेट में होंगे तो वो अपनी लोएस्ट एनर्जी पर होंगे और बिल्कुल स्टेबल होंगे। ये ब्लॉक को अगर मैं यहां पर रखूं तो ये साला साल यहां पर रह सकता है बिल्कुल से। एटम्स भी अगर यहां पर मौजूद हो तो क्योंकि इससे नीचे कोई स्टेट है ही नहीं जाने के लिए, तो वो यहां पर बहुत अरसे तक रह सकते हैं।
तो ग्राउंड स्टेट वो स्टेट है जहां एटम लामहदूद वक्त तक के लिए रह सकते हैं। मैं यहां पर कह सकता हूं कि यहां रहने का टाइम, अगर हम इनको ना छेड़ें तो यहां रहने का टाइम कितना है, इन्फिनिटी है। अब स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिए, अगर मैं इस ब्लॉक को कुछ इस तरह से मूव कर दूं तो आप देखेंगे ये ब्लॉक इस कंडीशन में ज्यादा देर नहीं रह सकता। जब मैं इसको छोड़ूंगा तो आप देखेंगे ये फौरन ही ग्राउंड स्टेट की तरफ जाएगा। तो ये जो स्टेट हुई ना ब्लॉक में जिसमें वो ज्यादा देर नहीं रह सकता, इसे हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। अच्छा, ये एक्साइटेड स्टेट क्यों है? क्योंकि देखें इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हायर पोजीशन पर है। जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्यादा हो तो इस सूरत में आप ज्यादा देर उस स्टेट में नहीं रह सकते। एक्साइटेड स्टेट की डेफिनेशन ही यही है, वो स्टेट, एनर्जी की वो स्टेट जिसमें आप ज्यादा देर ना रह सकते हो। तो ये है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट वो स्टेट है जिसमें आप ज्यादा देर नहीं रह सकते। इलेक्ट्रॉन के लिए भी या एटम के लिए भी यही है। तो ये वो स्टेट है E3 जहां एटम ज्यादा देर के लिए नहीं रह सकता। कितनी देर के लिए रह सकता है? याद रखिएगा 10⁻⁻8 सेकंड्स रह सकता है सिर्फ। ठीक है जी, इतने कम टाइम के लिए यहां रह सकता है। तो आप सोचे जहां एटम बिल्कुल थोड़ी सी देर के लिए रह सकता हो तो फिर वो कितनी एक्साइटेड स्टेट होगी। अब स्टूडेंट्स, ग्राउंड और एक्साइटेड तो आप लोगों ने ब्लॉक के जरिए समझ ली, लेकिन जरा अब ये सिचुएशन देखें जहां मैं ब्लॉक को मूव करके इस पोजीशन में ले आता हूं। ये स्टेट जो है आप देख रहे हैं कि ग्राउंड स्टेट तो नहीं है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत नीचे होता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ब्लॉक फिर भी यहां रुका हुआ है। ये उस पोजीशन की तरह नहीं है कि यहां पर मैंने जब छोड़ा तो आप लोगों ने देखा ब्लॉक खुद ब खुद मूव करके ग्राउंड स्टेट में चला गया। लेकिन यहां पर देखें, अगर मैं छोड़ भी दूं तो आप देखेंगे ग्राउंड स्टेट में वो नहीं जाएगा। यानी मैं कह सकता हूं कि यार ये भी काफी हद तक स्टेबल एक पोजीशन है या स्टेबल स्टेट है। ऑल्दो ये उतनी स्टेबल नहीं जितनी ग्राउंड है, लेकिन ये उतनी एक्साइटेड भी नहीं है जितनी एक्साइटेड थी, क्योंकि ये यहां काफी देर रह सकता है। इसे मैं कहूंगा ये एक मेटा स्टेबल स्टेट है। यानी मेटा स्टेबल स्टेट क्या हुई? ये एनर्जी की वो स्टेट हुई जिसमें आप एक्साइटेड से ज्यादा देर गुजार सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा अगर मैं कोई ज्यादा फोर्स ना लगाऊं तो ये यहां पर काफी देर तक रह सकता है। तो इसे हम कहते हैं मेटा स्टेबल स्टेट। मेटा स्टेबल स्टेट ग्राउंड स्टेट से कम स्टेबल होती है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट से ज्यादा स्टेबल होती है। तो याद रखिएगा यहां पर भी ऐसा है। तो आज एटम के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे। ग्राउंड स्टेट थी एटम की और एक्साइटेड थी, लेकिन मैं एक नई स्टेट आपको आज बताने जा रहा हूं जो मेटा स्टेबल स्टेट है। और मैंने बताया मेटा स्टेबल स्टेट एक्साइटेड के मुकाबले में ज्यादा स्टेबल होती है, लेकिन ग्राउंड के मुकाबले में वो एक्साइटेड ही होती है। तो मेटा स्टेबल स्टेट में वो ज्यादा देर गुजार सकता है, जैसे कि ब्लॉक इस पोजीशन में ज्यादा देर गुजार सकता है एक्साइटेड के मुकाबले में। तो एक्साइटेड स्टेट में ब्लॉक फौरन नीचे आ जाएगा, लेकिन इस स्टेबल पोजीशन में वो काफी देर तक रहेगा। तो यहां पर भी ऐसे ही होगा फिर। तो ये मेटा स्टेबल स्टेट है जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर रह सकता है। अब आप पूछेंगे यहां वो कितनी देर रह सकता है? तो यहां वो रह सकता है 10⁻³ सेकेंड्स। और इसके मुकाबले में 10⁻⁸ इज वेरी स्मॉल, तो 10⁻³ इसके मुकाबले में ज्यादा है। तो मेटा स्टेबल स्टेट क्या है? मेटा स्टेबल स्टेट में जो रिजाइडिंग टाइम है एटम का, एटम के रहने का टाइम कितना है, कितनी देर में एटम वहां रह सकता है? 10⁻³ सेकेंड्स। और यहां कितनी देर रह सकता है एक्साइटेड स्टेट में? रिजाइडिंग टाइम ऑफ एटम 10⁻⁸ सेकेंड। बहुत थोड़े टाइम के लिए रह सकता है, इसलिए तो उसको एक्साइटेड बोला। और ग्राउंड में कितना रह सकता है भाई? ग्राउंड में तो हमेशा रह सकता है, क्योंकि उससे नीचे कोई चीज है ही नहीं। अब स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मेटा स्टेबल स्टेट की, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ही पॉपुलेशन इन्वर्जन की वजह बनती है। जरा तवज्जो से देखिए, ये मेरे पास ग्राउंड स्टेट है ब्लॉक की और ये मेरे पास है मेटा स्टेबल स्टेट ब्लॉक की। अब स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दोनों केसेस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लेकिन मजे की बात यह है कि आप ग्राउंड से डायरेक्ट मेटा स्टेबल स्टेट में उसको लेकर नहीं जा सकते। उसकी वजह क्या है? जब आप इसको मूव करेंगे स्टूडेंट्स, तो मूव करते करते दरमियान में यह पोजीशन नहीं आएगी, और जब यह पोजीशन आएगी तो आप देखें इस वक्त तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो मेटा स्टेबल स्टेट में सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उससे भी ऊंचा है। यानी कि इस वक्त
आप बहुत एक्साइटेड स्टेट में लेंगे ब्लॉक को। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर आप ग्राउंड से मेटास्टेबल में जाना चाहते हो तो दरमियान में से एक्साइटेड में से गुजरना पड़ेगा। अगर यह बात आपको समझ में आती है तो फिर कोई मसला नहीं, एग्जैक्ट यही बात मैं अप्लाई करूंगा यहां पर। लेकिन दोबारा देख लीजिए, अगर आपने ग्राउंड स्टेट से ब्लॉक को मेटास्टेबल स्टेट में लेकर जाना है तो आपको बीच में एक्साइटेड स्टेट में से गुजरना पड़ता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मेटास्टेबल स्टेट पर डायरेक्ट जाना मुश्किल है। आपको पहले एक्साइटेड में जाना पड़ता है, फिर आप मेटास्टेबल में जाते हैं, और जब आप मेटास्टेबल में जाते हैं फिर आप फौरन ग्राउंड पे भी नहीं आते, क्योंकि आप मेटास्टेबल स्टेट में काफी देर रह सकते हैं। यानी यहां से मैं एक सेंटेंस बना सकता हूं, और वो क्या है? वो सेंटेंस ये है कि ट्रांजिशन फ्रॉम और ट्रांजिशन टू मेटास्टेबल स्टेट इज डिफिकल्ट। गौर से सुनिए, मेटास्टेबल स्टेट पर जाना और मेटास्टेबल स्टेट से जाना दोनों मुश्किल काम है। मेटास्टेबल स्टेट पर डायरेक्ट जाना मुश्किल है, एक्साइटेड में से जाना पड़ेगा, और मेटास्टेबल स्टेट में आ गए तो ग्राउंड पर आना मुश्किल है, क्योंकि मेटास्टेबल में आप काफी देर रह सकते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, बुक ने भी लिखी है कि ट्रांजिशन फ्रॉम और टू मेटास्टेबल स्टेट इज डिफिकल्ट। ये प्रॉपर्टी मैं आपके सामने यहां लिख रहा हूं, इसकी यही पॉपुलेशन इन्वर्जन की वजह बनती है। तो ट्रांजिशन फ्रॉम और टू मेटास्टेबल स्टेट, मेटास्टेबल स्टेट की तरफ जाना और मेटास्टेबल स्टेट से जाना दोनों मुश्किल काम है। मेटास्टेबल स्टेट इज डिफिकल्ट। तो आप स्टूडेंट्स देखिए, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, जो ब्लॉक वाला कॉन्सेप्ट है। यहां पर ये थी ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ये थी हमारे पास मेटास्टेबल स्टेट, और ये एक्साइटेड। मैंने क्या बताया? मेटास्टेबल स्टेट पर जाना तो पहले एक्साइटेड में जाना पड़ेगा। अभी ब्लॉक के केस में देखा तो अगर यहां पर मेरे पास कुछ एटम्स हैं और मैं उन पर फोटोन फेंकता हूं तो वो मेटास्टेबल पर नहीं जाएंगे, बल्कि वो फोटोन एब्जॉर्ब करके डायरेक्ट कहां जाएंगे? एक्साइटेड में। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ब्लॉक के केस में कि ब्लॉक अगर ग्राउंड में है और आप मेटास्टेबल स्टेट में उसको लेकर जाना चाहते हैं, तो जब आप उसको मूव करेंगे पहले वो एक्साइटेड में जाएगा, फिर उसने मेटास्टेबल में जाना है। तो यहां पर ये जो एटम है, जब मैं उनको फोटोन एब्जॉर्ब करवाऊंगा, हालांकि मेटास्टेबल स्टेट मौजूद है, लेकिन नहीं, वो वहां नहीं जाएगा, बल्कि एब्जॉर्ब करके सारे एटम्स कहां एक्साइट होंगे? एक्साइटेड स्टेट E3 में चले जाएंगे। ये मैंने आपके सामने ये ट्रांजिशन दिखाई है कि एटम जाते हुए मेटास्टेबल स्टेट को इग्नोर करके सीधा कहां चले जाएंगे? एक्साइटेड में। अच्छा, जब एक्साइटेड में होंगे, एक्साइटेड में अगर मैं उस ब्लॉक को छोड़ दूं तो वो खुद ब खुद मेटास्टेबल स्टेट में चला जाएगा ना। तो यहां पर भी ऐसा ही होगा, यहां पर एटम्स एक्साइटेड स्टेट में मौजूद होंगे, तो आपको पता है वो ज्यादा देर वहां रह नहीं सकते। जैसे ब्लॉक इस पोजीशन में ज्यादा देर नहीं ना रह सकता, फौरन मेटास्टेबल स्टेट पर चले जाएगा। यहां पर भी ऐसा होगा, इलेक्ट्रॉन या एटम यहां पर ज्यादा देर नहीं रह सकते, क्योंकि टाइम रहने का बहुत कम है, -8। अब फौरन ही एटम्स खुद ब खुद मेटास्टेबल स्टेट की तरफ जाएंगे, खुद ब खुद। यानी यहां कौन सा प्रोसेस हो रहा है ये याद रखेगा। खुद ब खुद को क्या नाम दिया था? स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो यहां भी एमिशन होगी, रेडिएशन एमिट होंगी, वो फोटॉन्स मैंने दिखाए नहीं है। अब वो आ गया मेटास्टेबल स्टेट। अब जब मेटास्टेबल स्टेट पर आ गए तो मेटास्टेबल स्टेट तो क्योंकि 10⁻³ सेकंड पर रह सकती है, तो यहां पर एटम मजीद आगे नहीं जाएंगे। तो जैसे मैंने ब्लॉक को जब एक्साइटेड स्टेट में छोड़ा तो वो मेटास्टेबल स्टेट में आ गई, लेकिन क्या आगे ग्राउंड में जा रही है? नहीं। ग्राउंड में कब जाएगी? जब मैं उसको धक्का लगाऊंगा फिर वो ग्राउंड में जाएगी, क्योंकि वो मेटास्टेबल स्टेट थी। अब स्टूडेंट्स यहां पर भी ऐसा होगा, एटम मेटास्टेबल स्टेट में आ चुके हैं, जब वो मेटास्टेबल स्टेट में आएंगे तो यहां से आगे खुद ब खुद नहीं जाएंगे। अब होगा क्या? एटम यहां रुकना शुरू हो गए, ठीक है जी। मैं पीछे से फोटोन मार रहा हूं और एक्साइट हो रहे हैं, एक्साइट होकर फिर मेटास्टेबल स्टेट पर आ गए, लेकिन आगे नहीं गए। ये तो वही काम नहीं हो रहा जो बारात में हो रहा था, कि लोग डिफरेंट टाइम्स में चल रहे हैं, लेकिन एक जगह उन्होंने डिसाइड की हुई है जहां पर वो रुकेंगे, ताकि फिर इकट्ठे ही मैरिज हॉल में जाए। यहां पर भी स्टूडेंट्स ऐसा ही हो रहा है कि हमारे पास ग्राउंड स्टेट में बहुत से एटम्स थे, मैंने उनको जब फोटोन फेंका तो उनको मैंने एब्जॉर्ब करवाकर एक्साइटेड स्टेट E3 में लेगा। वहां वो ज्यादा देर नहीं रह रहे और फौरन ही E2 पर आ रहे हैं, मेटास्टेबल स्टेट पर, वहां से आगे नहीं जा रहे।
और मैं उनको मजीद फोटॉन्स को ग्राउंड से लेकर ऊपर लेकर जा रहा हूं और वो भी पहुंचते जा रहे हैं मेटास्टेबल स्टेट पर, लेकिन मेटास्टेबल स्टेट पर क्योंकि वो रह सकते हैं, इस वजह से हमारे पास वहां पर एटम्स जमा होना शुरू हो जाएंगे। इसका नतीजा ये निकलेगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं इतने ज्यादा एटम्स एक्साइट करवा चुका हूंगा कि मेटास्टेबल स्टेट पर एटम्स की तादाद ज्यादा होगी और ग्राउंड में कम होगी। कुछ याद आया आपको? आपने एटम्स की आबादी को उलट दिया। यह हालत इस वक्त ऐसी है कि आपके पास गरीब एटम्स यानी कम एनर्जी वाले एटम्स कम और हमारे पास ज्यादा एनर्जी वाले एटम्स की तादाद इस वक्त ज्यादा है। अब स्टूडेंट्स, ये वो वक्त आ गया है, ये वो सही टाइम है कि अब मैं इन पर फोटॉन्स फेंकूं। जब मैं इन पर फोटॉन्स फेंकूंगा, मैं इनको स्टिमुलेट करूंगा कि वो एमिट करें ग्राउंड की तरफ। तो जैसे ही वो सारे ग्राउंड की तरफ जाएंगे तो जो फोटॉन मैंने फेंका है प्लस वो जो एमिशन करेंगे वो सारे फोटॉन्स एक ही डायरेक्शन में जाएंगे और यही आपकी लेजर का अंदर का सिस्टम है। ये सारे फोटॉन्स बाहर निकलेंगे और ये वो लेजर बीम बन गई जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में आज के लेक्चर में दिखाई थी। तो यहां पर भी मैंने वही शो किया हुआ है। 3 फोटॉन्स मैंने आपको दिखाए हैं, 3 एटम्स अब्सॉर्ब करके यहां चले गए, फिर वो 3 एटम स्पॉन्टेनियसली एमिट करके यहां आ गए, यहां वो जमा हो गए और फिर उसके बाद मैंने एक फोटॉन फेंका। ये फोटॉन क्या प्रोसेस कराएगा? ये इंड्यूस्ड एमिशन करवाएगा। इंड्यूस्ड या स्टिमुलेटेड एमिशन, याद है पहला प्रोसेस जो लेजर को समझने के लिए जरूरी है। और फिर वो सारे के सारे डिके करेंगे और वो फोटॉन्स जो उन्होंने एब्जॉर्ब किए थे प्लस वो फोटॉन जो मैंने फेंका है, क्योंकि वो भी तो उसी डायरेक्शन में चलता है, वो सब एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। अब ये बीम बहुत इंटेंस होगी और इनकी एनर्जी, क्योंकि यहां से यहां एमिट हुए हैं, तो E2 माइनस E1 इनकी एनर्जी होगी। स्टूडेंट्स, ये सारी बातें आपकी बुक ने यहां डिस्कस की इस पैराग्राफ में। ये जो लेजिंग एक्शन था ये आप लोग इस हेडिंग के तहत बताएंगे। अब मैंने बजाय बुक की लाइंस लिखकर टाइम वेस्ट करूं, मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट देने पर ज्यादा ध्यान दिया है और अब आपको समझ लगी होगी कि लेजिंग एक्शन के लिए 2 चीजें जरूरी क्यों हैं। एक तो स्टिमुलेटेड एमिशन, और फिर स्टिमुलेटेड एमिशन कब? जब पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो चुकी हो, जब बहुत से एटम्स एक्साइटेड में हो ताकि वो सारे इकट्ठे हैं और बहुत से हमारे पास फोटॉन्स जो है वो बाहर निकले। एक आखिरी बात जो आपकी बुक ने इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन की है, इसको समझ लीजिए। क्योंकि उससे पहले भी एक आसान एग्जांपल ले लेते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि एक शख्स अगर दही बनाता है तो दही बनाने के लिए दही की जरूरत होती है। अगर वो पहली दफा दही बना रहा है, दूध में दही डालने के लिए अभी तो उसके पास कोई दही नहीं है, तो इसलिए वो सबसे पहले तो दही किसी से मांग के लाएगा। अब उसने दही बना ली, लेकिन अगले दिन जब उसने दही बनानी है तो क्या फिर वो कहीं से दही मांग कर लाएगा? आप कहेंगे नहीं सर, जो दही उसने कल बनाई है बाकी बेच दे, उसमें से थोड़ी सी रख ले ताकि कल भी दही बना सके। यानी कि जब आप एक चीज बना रहे हैं और वही यूज होनी है तो आप थोड़ी सी बचाकर रख रहे हैं ताकि वही यूज हो जाए। यही काम हम यहां पर करेंगे। देखें, आप बना भी फोटॉन रहे हैं और एक्साइट करने के लिए भी फोटॉन ही चाहिए। चले, शुरू में तो आपने इलेक्ट्रिसिटी के जरिए डिस्चार्ज करके फोटॉन प्रोड्यूस कर लिया। जब आप लेजर का बटन दबाते हैं सेल डालकर तो क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के जरिए आप ये वाले फोटॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, या आप यूं समझ लें इलेक्ट्रिसिटी के जरिए आप ग्राउंड से एक्साइटेड में ले गए। जब आप एक्साइटेड में ले गए फिर आपके पास ये फोटॉन्स बने, क्या आप बार बार फिर दोबारा से नए फोटॉन्स बनाएंगे? नहीं। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम यहां पर 2 मिरर्स यूज करते हैं उस लेजर के अंदर। एक एंड पर जो मिरर होता है वो प्योर रिफ्लेक्शन करता है, जबकि दूसरे एंड पर जो मिरर होता है वो पार्शियली रिफ्लेक्टर है। पार्शियली रिफ्लेक्टर का मतलब है उससे लाइट रिफ्लेक्ट भी हो सकती है और उसमें से लाइट पास भी कर सकती है। अगर कुछ फोटॉन्स आ रहे हैं तो टकराने के बाद कुछ उसमें से पास कर जाएंगे और कुछ वापस आ जाएंगे, जबकि दूसरे एंड पर जो मिरर है वो कंप्लीट रिफ्लेक्टर है, यानी लाइट उससे टकराने के बाद बस रिफ्लेक्ट होती है। अब स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि हमारे पास एटम्स जब डी एक्साइट होंगे तो वो फोटॉन्स एमिट करेंगे। अब वो फोटॉन्स अगर तो मैं सारे बाहर भेज दूं तो वो जो एटम्स ग्राउंड स्टेट में आ गए हैं उनको फिर दोबारा एक्साइट करने के लिए मैं कहां से फोटॉन्स लाऊं? तो मैं क्या करूंगा, मैंने वहां पार्शियल रिफ्लेक्टर लगा दिया। अब जब लेजर एक्शन के जरिए फोटॉन्स एमिट होंगे तो वो फोटॉन्स जो हैं वो इस रिफ्लेक्टर से टकराएंगे। जब वो टकराएंगे तो उनमें से, क्योंकि ये पार्शियल रिफ्लेक्टर है, कुछ पास कर जाएंगे। जो पास कर गए वो तो आपकी लेजर बीम बन गई ना, और जो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे वो रिफ्लेक्ट होकर वापस उन्हीं इलेक्ट्रॉन से टकराते हुए उनको दोबारा से एक्साइट करेंगे और फिर हमारे पास वो दोबारा से दूसरे एंड पर टकराकर फिर उसी असेंबली में बार बार टू एंड फ्रो मूव करेंगे ताकि बार बार वो एटम से टकराएं और बार बार एटम एक्साइट होते रहें और इस तरह से ये सारा काम चलता रहेगा।
ये सारी बात आखिरी पैराग्राफ में बताई है, ये भी मैं नहीं लिख रहा, ये लेजिंग एक्शन में आप लोगों ने ये सारी लाइंस लिख दी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, तो मैंने इसको समझाने में ज्यादा टाइम दिया, तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से रेडी कर लेना है, ये बोर्ड में आने के इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आपसे भी इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।